तो स्वागत है आप सभी लोगों का एवन बैंकिंग क्लासेस के ऑफिशियल चैनल पे। और एक बार फिर एक नए एपिसोड के साथ मैं आपके बीच दिव्यांशी जैन। मैं और दिव्यांशी जैन आपको दोनों लोग दिख रहे होंगे जिनका फिलहाल करंटली सिलेक्शन एसबीआई क्लर्क में हुआ। क्लर्क की दुनिया का सबसे बेहतरीन बैंक माने जाने वाला बैंक एसबीआई में सिलेक्शन पाने के बाद दिव्यांशी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत अच्छा रहा इनका परफॉर्मेंस। काफ़ी टाइम से पिछले एक साल से लगातार दिव्यांशी लगी रही। सिलसिला जीवन का फेल पास का बना रहा। कभी हार तो कभी जीत का सामना होना पड़ा। कभी कभी हताश भी होते हैं आप कि लगातार अगर फेल हो जाए तो कई बार ऐसा लगता है कि क्या कुछ जीवन में हो ही नहीं पाएगा। तो इन सारी चीज़ों को पीछे करते हुए और दिमाग से हार कभी न मानते हुए दिव्यांशी आज हमारे और आपके बीच मौजूद है एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की क्लर्क पोस्ट पर। तो दिव्यांशी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। बहुत सारे बच्चों की ये गिले शिकवे रहते हैं कि जो बच्चे सिलेक्शंस ले लेते हैं, जो उनका सिलेक्शन हो जाता है, उनके पीछे स्ट्रैटेजी और उनके पीछे प्लानिंग क्या रहती है। तो हम आपको इसीलिए अपने साथ जोड़ा है हमने कि आपने अपने जीवन काल में आप किस तरीके से पढ़ाई की, किस तरीके से आप चीज़ों को इम्प्रूव करते करते बहुत सारे। मैं आपको सभी लोगों को एक बात और बता दूं कि लास्ट ईयर पिछले साल आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क सबके प्री इन्होंने क्वालिफाई किए। बट सबके मेंस एक दो नंबर से आगे पीछे होते होते फेल का रिजल्ट देखने को मिला। और हर बार दिव्यांशी आई हमारे पास और हमने इनसे एक ही बात कही कि हर हार के बाद ही जीत होती है, जीत के बाद जीत कभी नहीं होती है ना। बिल्कुल परेशान नहीं होना है। और यही बात मैं आप लोगों से कहता हूं कि एक सटीक प्रिपरेशन, सटीक तैयारी के बाद एक समय होगा जब अगला सूरज जो होगा दिन का, वो एक नई चमक, नई उमंग और नई जोश भर देता है जीवन में। उसका जीता जाता उदाहरण दिव्यांशी। बताओ, मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि दिव्यांशी मात्र 22 साल की उम्र में केवल 22, और आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर 22 साल, 21 साल, 23 साल की उम्र में कोई एक किसी भी छोटे से छोटे पोस्ट पर भी बैठता है तो ऐसा जरूर मान सकते हैं हम कि वो एक समय बाद एक अच्छी ऊंचाइयों को, एक अच्छी मुकाम को जरूर हासिल करेगा। तो आइए मिलते हैं दिव्यांशी से, सुनते हैं इनकी प्लानिंग, इनकी स्ट्रेटेजी, इनके पढ़ने का तरीका, इनके फेल पास होने पर अपने आप को मोटिवेट करके इस मुकाम तक लाने का सिलसिला। तो एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है दिव्यांशी। बताएं अपने बारे में कुछ, कैसा रहा आपकी जीवन कथा अब तक की पढ़ाई। थैंक यू सर। पहले तो मैंने मेरी जर्नी 2023 से स्टार्ट की थी। तब मैंने फाउंडेशन कोर्स लिया था, लेकिन तब ऐसा मेरा लेवल था कि जब प्री प्री के लिए भी मैं तैयार नहीं थी। लेकिन उसके बाद में उस साल मेरे एक भी प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुए थे। फिर मुझे बहुत ज़्यादा मैं डीमोटिवेट हो गई थी। फिर मुझे कहीं से आपका पता चला, आपकी मेंस स्पेशल बैच का। फिर मैंने वो डेमो लिया, तब मुझे समझ में आया, सारे टीचर्स का समझ में आया था। फिर मैंने मेंस स्पेशल बैच ज्वाइन किया, मेंस 2.0 आपका। फिर उसके बाद में धीरे धीरे समझ में आने लगा। पहले तो मुझे लगा, आपकी फर्स्ट सेकंड क्लास आई तब मुझे ऐसा लगा कि ये क्या लेवल हो रहा है। आप जो बोलते हो कि हवा भी नहीं लगेगी, वो बात सच में होती थी कि सर के ऊपर से सब कुछ जाता था। लेकिन फिर धीरे धीरे समझ में आया। मैथ्स, रीजनिंग, जीए, कंप्यूटर, सारी क्लासेस मुझे समझ में आने लगी। सारे टीचर्स ने बहुत अच्छे से पढ़ाया। तब मेरा लेवल धीरे धीरे इम्प्रूव हुआ। फिर जब आरआरबी का नोटिफिकेशन आया, तब आपकी वो बात की प्रीलिम्स जैसे ही पास आए वैसे आपने 15 दिन पहले जो हर दिन 5-5 मॉक लगवाए, उसने मुझे बहुत हेल्प की। एनालिसिस किया मैंने मॉक का। फिर वो मॉक से मेरा लेवल इम्प्रूव हुआ। तब तो मेरे 50s की लाइन में मार्क्स आते थे, 50 से भी कम आते थे आरआरबी क्लर्क में। लेकिन उसके बाद में 70+ मार्क्स आने लगे। और 5-5 मॉक लगाने से बहुत फायदा। और फिर जब एग्जाम में भी ऐसा लगा कि जैसे मैं मॉक ही लगा रही हूँ। एग्जाम देने गई प्रीलिम्स का, तो उसके बाद में अच्छा रहा एग्जाम। फिर जब रिजल्ट आया, प्रीलिम्स क्लियर हुआ, तब ऐसा लगा कि सच में मुझ में सच में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट आया है। फिर वही धीरे से डिमोटिवेशन आने लगा जब मेंस क्लियर नहीं हुआ था। तो 4 मेंस दिए, धीरे से आरआरबी के दोनों मेंस नहीं निकले।
फिर आपके पास आए, आपने थोड़ा गाइड किया, आपने समझाया, अपने आप को हमने तब संभाला। उसके बाद में और मेहनत करी, धीरे धीरे और इतना लेवल इम्प्रूव किया। फिर आईबीपीएस पीओ आया, तब भी आईबीपीएस पीओ मेंस मेरा 0.5 मार्क्स से रह गया था। तब भी बहुत बुरा लगा, बिल्कुल मतलब बिखर गए, एक तरह से टूट गए थे। फिर उसके बाद तब भी आपके पास आए, मतलब आपने हम लोगों को बहुत संभाला है, गाइड किया है। फिर तब भी आपके पास आए, आपने हमको समझाया कि अभी एसबीआई है, एसबीआई क्लर्क है, उसमें लग जाओ, जी जान लगा दो बिल्कुल, मतलब अब तोड़ दो फोड़ दो, आप जो बोलते हो। उसके बाद में हमने वही किया कि उसके लिए बहुत मेहनत करी, मॉक्स लगाए प्रीलिम्स के, मेंस लेवल के लिए पहले से तैयारी करी। और कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि हम तो प्री निकल जाएगा उसके बाद मेंस पढ़ लेंगे, तो ये गलती हम कर चुके हैं आरआरबी के टाइम पे, हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। उन बच्चों से मैं यही कहना चाहूंगी कि पहले प्रीलिम्स के लेवल, प्री के साथ साथ मेंस भी पढ़ना बहुत जरूरी होता है। प्री निकलने के बाद मेंस के लिए उतना टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि करंट अफेयर्स और इंग्लिश वगैरह बहुत सारी ऐसी चीजें, मैथ्स रीजनिंग सबकी प्रैक्टिस करनी होती है। तो प्री के बाद स्टार्टिंग से मेंस नहीं पढ़ सकते, प्री के साथ में ही मेंस पढ़ना जरूरी होता है। जैसे दिव्यांशी, जैसा आपका बैकग्राउंड कॉमर्स का रहा, हाँ खैर बैंक तो कॉमर्स वालों के लिए ही बनी है, अच्छी बात है, बड़ा अच्छा लगता है हाँ कि जो हमने बैकग्राउंड में पढ़ा और वही बैठ के दिन भर अकाउंटिंग का काम करना है और जीवन भर दूसरे की अकाउंटिंग संभालनी है, दैट इज कॉल्ड बैंक। दूसरे का ही अकाउंट बैलेंस और अकाउंट स्टेटमेंट निकालना है, खुद का निकालने और बैलेंस करने का तो टाइम ही नहीं मिलता। हाँ तो ऐसा माना जाता है कि कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स टफ होता है, हाँ मुश्किल होता है, और आप प्री दिए, मेंस दिए, दोनों में मैथ्स का लेवल एक अच्छा लेवल होता है क्वांट का। हाँ सर, मैं तब तो आई मतलब थी। ये कैसे हुआ? आपने एक बार बताया था लास्ट संडे वाली वीडियो में, जब आपने, आप सभी लोगों को एक बात बता दें कि आप जो ये चेहरा देख रहे हैं इसको बहुत गौर से देखें। ये चेहरा एक जगह ही टॉप नहीं किया जीवन में, हारा भी ना तो लगातार हारा है, और जीता भी तो लगातार जीतते आया है। मतलब इसने एक जीवन के रिकॉर्ड बनाया। अगर मैं इसकी इसकी चार्ट बनाऊं एक, तो मैं आपको बताऊं तो एक तरफ से मैं इसकी हार की लिस्ट बना सकता हूं, जिसको आप अपनी भाषा में फेल कहते हैं, मैं हार कहता हूं। दोनों में फर्क है, फेल बोलने पे यहां लगती है दिल में, और हार बोलने पे यह लगता है अब जीत जाएंगे, समझ रहे? तो मैं अगर हार की लिस्ट बनाऊं तो 4 खिताब इनके नाम दिए जाएंगे। सही बात है, 4 एग्जाम हमारी हुई है, और अगर लिस्ट बनाए अभी पास की तो 4 पास के हैं। क्योंकि आपको मैं बताना चाहूं कि ये जो चेहरा आप देख रहे हैं, जो अपने यहाँ संडे का मॉक होता है, वो भी उसका भी एक बहुत अच्छा लेवल है। हाँ सर, उसका अच्छा, लेवल तो बहुत। और दिव्यांशी सिलेक्शन होने के बाद भी संडे के सुपर मॉक में जरूर आते हैं। क्लर्क का मॉक ये नहीं दे सकती, इस पे मेरी फाउंडेशन लगी है। पीओ का मॉक ये टिल देर तक दे सकती है जब तक इस शहर में उपलब्ध है, क्योंकि केवल जिंदगी को सीमित नहीं रखना है, आगे बढ़ाना है, और आगे बढ़ाने के लिए एफर्ट लगाना बहुत जरूरी है। तो बताऊं मैं आपको कि इन्होंने लगातार 3 संडे के मॉक को मारा टॉप पे, तो जिसको हम लोग बोलते हैं हैट्रिक मार दिया इन्होंने। तो बड़ा ही अच्छा परफॉर्मेंस है। ये चेहरा कभी बड़ा गम में डूबा रहता था, और जब जीतना शुरू किया तो ये लगातार ही जीतना शुरू किया। 3 संडे लगातार एक अच्छे क्राउड के बाद, देन आफ्टर एसबीआई, और उससे पहले इस एसबीआई के रिजल्ट से पहले वो 3 संडे। तो आप समझ सकते हैं कि जैसा आप लोग कहते हो कई बार कि सर हम आर्ट ग्रुप से हैं, हम साइंस ग्रुप से हैं, हम कॉमर्स ग्रुप से हैं, ऐसा रहता है बच्चों का स्टार्टिंग की फेज में, ऐसा सोचना होता है कि सर क्या हम कॉमर्स ग्रुप के हैं तो क्या हम कर पाएंगे, ऐसा हमसे डीआई पढ़ बन पाएगी? मेरी तो आदत है सर कैलकुलेटर पे सॉल्व करने की, और यहाँ तो उंगलियों को कैलकुलेटर पे चलाने की, और यहाँ तो कैलकुलेटर को उंगलियों पे चलाना है, ऐसी उंगलियां चले कि कैलकुलेटर से भी तेज हो। तो क्या कभी ऐसा लगा जीवन में कि मतलब मैथ्स मैं कैसे इंप्रूव करूं, कैसे करूं? कैसे आपने किया उस मैथ्स के सर लिए? मेरा बीकॉम था। पहली बात तो ये कि बीकॉम से एकदम डायरेक्ट इधर उठ के आना तो बहुत कंपटीशन में बड़ा आ- चेंज हो गया हाँ था। बिल्कुल, और एग्जैक्टली। बीकॉम में अलग सब चीजें थी, वो जो बैंक में काम आएगा, लेकिन ये जो स्टडी वाला फेज है ना, इसमें बिल्कुल काम नहीं ये आता अलग है, हाँ। ये बिल्कुल अलग शुरू होता है। हाँ। मैथ्स रीजनिंग, मतलब ये देखा तो ऐसा लगा ये क्या क्या सिलेबस है। हाँ। जीए तो कुछ पढ़ा ही नहीं, इतना जीए का तो कोई स्कोप ही नहीं है कि कहाँ से आता है ये। बाकी ऐसा कि मैंने मैथ्स, जब मैंने फाउंडेशन लिया था तब मुझसे सिंप्लीफिकेशन तक बनना बहुत मुश्किल है, 1-2 मिनट में बनाती थी। फिर धीरे धीरे इम्प्रूव, मतलब प्रैक्टिस
मैक्स मैन परफेक्ट वो बोलते हैं ना, प्रैक्टिस से ही मेरा सब इम्प्रूव हुआ है। पढ़ते लेकिन हाँ, लेकिन मैं जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि बीए बीकॉम या फिर मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड है और ये सब मैथ्स बैकग्राउंड वालों के लिए अच्छा होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें बिल्कुल मतलब अलग ही सिलेबस होता है और अलग ही उससे पढ़ाई होती है। मतलब बीकॉम है, उससे ये लेना देना नहीं है कि कॉमर्स बैकग्राउंड है तो हम इसमें वो नहीं कर सकते हैं, इसमें मैथ्स टफ होगा, प्रैक्टिस जनरल है। कंपटीशन है। आप अगर लगातार मेहनत करेंगे, लगातार मॉक देंगे, हाँ कंटिन्यूटी बना के रखेंगे, तो एक समय बाद मुकाम तो मिलेगी, जिसका जीता जाता उदाहरण आप देख रहे होंगे कि अभी दिव्यांशी ने बताया कि एक समय था जब जीवन में जोड़ना भी मुश्किल था, और अभी वो आपके सामने इस मुकाम पे बैठी हैं कि चीजें हासिल हो चुकी हैं लाइफ में, है ना। मतलब मंजिल मिल चुकी है, अब बस उस मंजिल के अंदर प्रवेश करने की देरी है। कब हमें यारी एंट्री मिल जाए कि हम उसके अंदर बैठे। कभी हम सोचते थे, कभी सपना था, कभी ख्वाहिशें थी कि कुछ तो हो जाए, और अब मिलने के बाद उसको बहुत नजदीक से देखना है। तो कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी संडे के मौके को लेके आप क्या कहेंगी? लगातार आप टॉपर रही हैं हमारे यहाँ, संडे कंटिन्यू का थोड़े रहती हैं आप, बिल्कुल बढ़ने नहीं देती। इस संडे भी, लास्ट संडे भी आपने लिया ना, बढ़िया, बहुत अच्छा है, शानदार। तो उसके बारे में आपको क्या कहना है? आपको क्या गाइड करेंगी बच्चों को? किस तरीके से क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से? सबसे पहले तो मैं मेरी स्ट्रेटेजी है वो बताऊंगी। मैं संडे का मॉक देती हूँ, उसके बाद घर आकर जो मुझसे क्वेश्चन नहीं बनते मैं वो सॉल्व करती हूँ। फिर जब सर की, अब मैं तो आंसर की का वेट करती हूँ, फिर संडे का रिजल्ट का वेट करती हूँ, फिर सर की जो आंसर की आती है उसके बाद मैं मेरे आंसर मैच करती हूँ कि कितने सही है कितने गलत है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जल्दबाजी में गलत निकल जाते हैं, सी टिक करना था लेकिन डी हो जाता है, तो ये चीज फिर मैं नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखती हूँ। मैं आंसर की चेक करती हूँ, फिर उसके बाद में मेरा जो गलत निकलता है मैं उसको देखती हूँ क्यों गलत हुआ, ये एनालिसिस करती हूँ। उसके बाद में जब मुझसे जो क्वेश्चन बनाने के बाद भी नहीं बनते जैसे पीओ लेवल के, तो वो जब आपका जो सॉल्यूशन आता है यूट्यूब पे रिकॉर्डेड, वो वाला मैं देखती हूँ सॉल्यूशन। फिर जो मुझसे नहीं बनता है उसका मैं समझती हूँ कि मैंने कहाँ गड़बड़ करी थी, और जिस क्वेश्चन में मुझे टाइम लगता है तो उस आपका जो सॉल्यूशन है वो देख के मुझे समझ में आ जाता है कि मैंने कहाँ गड़बड़ करी थी। फिर उसके बाद मैं समझ में आता है, मैं इम्प्रूवमेंट करती हूँ। और अगर मुझे ऐसा लगता है कि इस संडे मेरा टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन नहीं बना और अगले संडे भी वही चीज होती है, तो फिर मैं उस चैप्टर का बेसिक्स, उसके कंसेप्ट पढ़ती हूँ कि मेरे से मतलब कि मैं बेसिक भूल गई हूँ या फिर मुझसे वो नहीं हो रहा है इसलिए। और मेन सर के मेंस स्पेशल के जो नोट्स बनाए थे, तो मेंस के लिए जब तैयारी करती थी तो सर के जो मेंस के नोट्स थे उनको मैं रिवाइज करती थी, उनकी प्रैक्टिस करती थी, और सेक्शनल मॉक्स वगैरह लगाए थे मैंने। और संडे टेस्ट का तो मेरे अकॉर्डिंग तो सबको आना चाहिए संडे टेस्ट देने के लिए। लेवल है, एक क्योंकि अच्छा सर जज्बा है। लेवल तो बहुत है संडे टेस्ट में। नहीं देखो भाई, अगर मैं तो आप लोगों से कहता ही हूँ, मेरी बात कभी मानते हो आप, कभी नहीं, वैसे मान जाते हो, बहुत अच्छे हो। बट अगर दिव्यांशी कह रही है तो अब आपको माननी पड़ेगी इस बात को कि गहराई से चीजों को ले, गंभीरता से ले। बच्चों वाली हरकतें ना करें। अच्छा लगता है एक समय पर बच्चों की हरकतें, बट अगर हम अपने जीवन के प्रति बहुत ज्यादा सिंसियर हैं, हमें कुछ लाइफ में करना है, तो एक पंक्चुअलिटी और एक डिसिप्लिन के साथ अगर आप तैयारी करेंगे तो जीता जाता उदाहरण आपके सामने बिल्कुल दिव्यांशी दिख रही होंगी कि एक समय था जोड़ने नहीं आता था और अब समय इनका फाइनल सिलेक्शन का है। एक स्ट्रेटेजी और एक चीजों को इन्होंने फॉलो किया है, कंटिन्यू मेंस बैच को फॉलो किया, लगातार टेस्ट से जुड़ी रही, इंप्रूवमेंट किया। फेल होने के बाद इन्होंने घर नहीं बैठ के उसका गम मनाया, बल्कि मेरे साथ गम मनाया। आप मुझसे पढ़े हैं या आप जिस भी मेंटोर से पढ़ रहे हैं, आप उसके साथ गम मनाइए। सटीक टीचर या सटीक गाइडर वही है जो दुख और सुख दोनों में साथ है। समझ रहे हैं आप बात को? और मैं हमेशा आप लोगों के साथ रहता हूं, और मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि बेटा अच्छे से पढ़ो, अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करो। दिव्यांशी ने भी यही बात सारी बताई कि सर बार बार रिवीजन मीन्स के बैच का रिवीजन मीन्स कॉन्सेप्ट का रिवीजन मीन्स कॉपी का रिवीजन करने से ही चीजें इंप्रूव हुई, है ना। इंप्रूव करने के बाद अच्छे परफॉर्मेंस के साथ लगातार मेंस के भी मॉक देते रहे। मेंस का भी मौका आपने काफी सारे अपने यहाँ दिए थे, जितने हमने मेंस के फुल मॉक कराए थे सारे मौका आपने दिए थे एसबीआई वाले टाइम पे। तो अच्छे मॉक के सिलसिले के साथ अच्छा इन्होंने सिलेक्शन पाया। मैं उम्मीद हमेशा यही करूंगा कि ऊपर वाला इनको बहुत आगे ले जाए। बहुत छोटी सी उम्र में एक बड़ा तजुर्बा, एक बड़ी बैंक मिली है, बहुत आगे बढ़े जीवन में, बहुत आगे बढ़े, ताकि इतना आगे बढ़े कि एक बार हमें भी फिर से वापस इसको बैठने का साथ में मौका मिले और मैं आपसे वापस रूबरू कराऊं
कि एक समय था जब ये वीडियो हम वापस आपको प्ले करके बैकग्राउंड में दिखा पाए कि अभी तो देखो जोड़ नहीं आता था, अब तो दुनिया जोड़ने लगी है ना। तो इस तरीके की छोटी छोटी अचीवमेंट से आगे बढ़ जाएंगी ये। लास्ट मेरी तरफ से आप एक बात और बताएं बच्चों की, कई बार ये क्वेश्चंस रहते हैं कि सर जीए को कैसे करना चाहिए, जो कि मेंस में एक अच्छा रोल प्ले करता है, कहीं ना कहीं बच्चों को फेल कराने में रोल प्ले तो करता है, मैं मानूंगा। क्योंकि देखो मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, मैं मैथ्स में ये गारंटी ले सकता हूँ कि तुम इतने क्वेश्चन बना सकते, ये गारंटी ले सकता हूँ। बट कई बार जीए के जो सर हैं या जीए हम जहां से भी पढ़ रहे हैं, जिससे भी फॉलो कर रहे हैं, तो कई बार बड़ा गड़बड़ रोल प्ले कर देता है वो। तो जीए को आपने कैसे किस तरीके से मेंस लेवल तक ले आई, उसको कंटिन्यू किस तरीके से? सर मेंस में तो जीए का सबसे बड़ा रोल होता है, ये तो अपन ने देखा। मैंने इतने मेंस दिए तब जीए इतना स्ट्रांग नहीं था, इसीलिए शायद मेरे 3-4 मेंस फेल हुई हूँ मैं। लेकिन फिर मैंने जीए पे मेहनत करी, डेली में क्लासेस देखती थी, कुछ प्लेटफॉर्म से क्लासेस देखती थी। उसके बाद में मुझे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक लगते थे मैं उसके नोट्स बना लेती थी, मतलब उनको कॉपी में हेडिंग डाल के लिख लेती थी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स से, और फिर उनको रिवीजन कर, जो ग्रुप में पीडीएफ डालते हो उसको भी मैं रीड करती थी। और क्विजेज पता, आप सोच लेते कि मैथ्स रीजनिंग से हो जाएगा, लेकिन रियल में जब जाते हैं ना तो नहीं होता, क्योंकि अपन कितने भी प्रो हो जाए लेकिन वहां तो उतने ही अटेम्प्ट होते जितना एग्जामिनर चाहता है। एग्जैक्ट। तो लेवल वही होता है कि जो जीए और इंग्लिश से अपन, उसी का रोल सबसे ज्यादा होता है, उसी से स्कोर कर सकते हैं। मतलब कंटिन्यूटी बेसिस पे अगर कोई भी स्टूडेंट कंसिस्टेंट रहना डेली बहुत पढ़ता इम्पोर्टेंट रहे है। तो बहुत जरूरी है। फिर उसके लिए कुछ ऐसा एफर्ट लगाना नहीं है, बस एटलीस्ट इतना रहे कि आज का जीए आप आज के आज कवर कर ले, चाहे आप कहीं भी फॉलो कर रहे हो, एक जगह से फॉलो करके चीजों को कवर कर ले, रेगुलर टच में बने। सर मैंने ये भी देखा कि बहुत से बच्चे, मतलब इंक्लूडिंग मी, कि अपन सोचते हैं अरे प्री निकल जाए उसके बाद 15-20 दिन जो है उसमें जीए कवर हो जाएगा। तो मतलब 15-20 दिन में 6 महीने का जीए कैसे कवर कर सकता है? नहीं, वो तो बस ऐसी बात हो जाएगी कि दिव्यांशी बहुत तेज भूख लगी थी, बहुत सारा खाना रख दो सामने, लेकिन खा तो उतना ही पाओगे ना जितनी बड़ी जगह होगी पेट में। फिर आपके पास हम आकर रोते हैं कि सर हमारा मेंस नहीं निकला, अब ये तो मतलब यही है कि गलती हम लोगों की होती है, फिर आप बताते हो। एग्जैक्टली, लास्ट के 15-20 दिन में तो कुछ भी नहीं होता। मैं तो हमेशा इस बात को आप लोगों को कितनी बार समझाया मैंने, लास्ट के जो 15-20 दिन प्री के बाद बचते हैं उसमें तो केवल और केवल मॉक लगाया जा सकता है। 2 मॉक की क्षमता है, तुम 4 मॉक लगाओ, 4 की क्षमता हो 8 मॉक लगाओ, तुम जो मतलब उससे ज्यादा एफर्ट लगाओ। जैसा कि आरआरबी के टाइम पे 5-5 लगाए हम लोग प्रीलिम्स में, और उसका बेनिफिट देखिए आज तक मिलता आ रहा है, बहुत अच्छे परफॉर्मेंस। और आपका वो प्री निकलने के बाद जो मेंस के लिए आप बोलते हो कि डेली मेंस के 2 मॉक लगाओ, तुम दिन भर कुछ मत करो। और वही मैंने किया था कि 2 मॉक लगाए थे, एनालिसिस भी किया था, जो क्वेश्चन बन रहे उनका, जो नहीं बन रहे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते कि जो नहीं बनते, एनालिसिस में भी नहीं बनते, नहीं बनेंगे। हाँ बिल्कुल, और ये बातें आपको बैच में भी बताई जाती है, मेंस बैच में पढ़ते टाइम, कि नहीं बनेंगे क्वेश्चन, सारे तो वैसे भी नहीं बनने ना, अपने से तो बेटा बस वो क्वेश्चंस बनाने जो हमने पढ़े, और जो हम लोग नहीं पढ़े वो कैसे बनेंगे? हाँ वही सिंपल सी बात है। और एग्जामिनर तो ये चाहता है कि आपसे ना बने, बट मेरी ख्वाहिश क्या होनी चाहिए कि हम ढूंढ लें कि हमने क्या पढ़ा है पिछले 1 साल बाद। अगर हम 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं, या विद इन 1 मंथ से तैयारी कर रहे हैं, डजंट मैटर कि आप कितनी देर से तैयारी कर रहे हैं, उतनी दिन में आपने क्या पढ़ा सर वो बना दो, दैट्स इट। मेंस एग्जाम ऑल अबाउट सिलेक्शन। जब तक क्वेश्चन का चयन अच्छा नहीं होगा तब तक मेंस को, हाँ एग्जैक्टली, जब तक क्वेश्चन के सिलेक्शन अच्छे नहीं होंगे आपका सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता। समझ रहे हैं बात को? ये बहुत इंपॉर्टेंट। वो आपका मतलब हम जब प्री निकलने के बाद मेंस का आपका कोचिंग में मॉक होता था, तो हम लोगों का स्कोर कम इसीलिए तो आता था क्योंकि हम क्वेश्चन सिलेक्ट गलत कर रहे थे, या फिर फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है हम उसी से करने लग जाते, जब क्या फर्स्ट में ही खेल जाते थे कि फर्स्ट में ही टफ दे दिया आपने, और बच्चे उसी में फंस जाते हैं, आधा टाइम उसी में निकल जाता है। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि पजल, रीजनिंग में पजल्स की प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैथ्स में डीआई, लोग सोचते हैं कि डीआई के बिना काम चल जाएगा, अर्थमेटिक के बिना, ये सिर्फ प्रीलिम्स का है, बाकी मेंस में तो अर्थमेटिक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अच्छा रोल प्ले करता है। देखिए सारे टॉपिक्स जितने भी हैं
और जितने भी पार्ट्स हैं, चाहे वो क्वांट का हो, न्यूमेरिकल एबिलिटी का हो, इंग्लिश पैराजम्बल का हो, कुछ भी हो, मैच द कॉलम हो, एक्स वाई जेड, बेटा ओवरऑल मोरल ऑफ द स्टोरी सिर्फ इतना कहती है कि देखो, कंटिन्यू लगे रहोगे, हर चीजों पर बराबर मेहनत करोगे, लगातार लगे रहोगे, बढ़िया आउटपुट पा जाओगे। आप किसी एक चीज को ही इम्प्रूव कर रहे हो, बस उसी को बढ़ाए जा रहे हो, उसी को बढ़ाए जा रहे हो, तो बेटा वो चीज बहुत अच्छी हो जाएगी, बाकी चीजें लेकर उसको हमेशा दबा दिया करेंगी, तो रिजल्ट हमेशा खराब होता रहता है। तो ये थी दिव्यांशी की राय पूरी तरीके से। लास्ट अभी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं या जो इस साल पेपर देना चाहते हैं, हाँ। उनके लिए आपकी तरफ से सिलेक्शन के बाद क्या मैसेज होगा? जनरली लोग सिलेक्शन से पहले स्ट्रेटेजी पूछने लगते हैं, मैं कभी हाँ। ऐसा नहीं कहता, मैं हमेशा कहता हूँ सिलेक्शन के बाद स्ट्रेटेजी बताइए कि क्या एक पॉजिटिव मैसेज कि जो बच्चे अब आपके पीछे हैं, जैसे हमारी जिम्मेदारी थी आपको पीओ क्लर्क बनाने की, अब आपकी जिम्मेदारी है अपनों से छोटों को पीओ क्लर्क बनाने की, तो क्या कहना चाहेंगे जितने अभी छोटे छोटे नन्हे मुन्ने कोचिंग में अपने पढ़े हैं, उनके लिए एक पॉजिटिव मैसेज? मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि जी मतलब अपनी लाइफ में ऐसा फेज आता है कि जहाँ पर हम मतलब मॉक दे रहे, हमारा स्कोर नहीं आ रहा है, हम स्टक हो जाते हैं कि स्कोर पे, हम प्रैक्टिस करने के बाद भी इम्प्रूवमेंट नहीं आता है, तो उस टाइम आप लोगों को हार नहीं मानना है। मतलब अपना डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंट रहना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक ये बात है कि बी पॉजिटिव, अपने करियर, अपना जो एम है उसके लिए डेडिकेटेड रहना, कंसिस्टेंट रहना, उसके लिए लगातार मेहनत करना, और फिर तो संडे का टेस्ट है ही सर का, वो देने आओ, आप लोगों का खुद ही इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। मैं तो मतलब मेरी सक्सेस में सबसे बड़ा रोल सर को जाता है कि मतलब अपनी लाइफ में से गाइडर मिलना, मेंटर मिलना बहुत कम लोगों को मिलता है ऐसा। लेकिन हम लोग जब बार बार फेल होते थे, सर ने जिस तरह से हम लोगों को संभाला, समझाया, तो वो ऐसे बहुत कम मिलते हैं टीचर्स। नहीं, मेरा सपोर्ट हमेशा आप लोगों के साथ है। तो कहते हैं ना वो लाइन, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। तो अगर जब तक मैं जीवित हूँ, आप लोगों को अगर मेरी जरूरत पड़ती है तो मैं आपके लिए हमेशा उपलब्ध हूँ, हर मुकाम पे। सिलेक्शन से पहले भी उपलब्ध था, सिलेक्शन के बाद भी आपके साथ उपलब्ध हूँ। तो ये थी पूरी सफलता की कहानी, एक छोटी सी दिव्यांशी के साथ, दिव्यांशी की जुबानी। मिलेंगे किसी अगले नेक्स्ट कलाकार के साथ फिर इस वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और दिव्यांशी, अगेन थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। आगे बढ़िए, बहुत आगे जाओ, फिर मिलते हैं वापस। चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द थैंक यू। बेस्ट सभी को।